सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एमबीए सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 26 परफॉर्मेंस अप्रेजल को ही अपन कंटिन्यू करेंगे, जो अपन ने लास्ट लेक्चर 25 में स्टार्ट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन ये देखेंगे कंटेंट में कि हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एवेल्युएट करेंगे या मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के 4 वेज़ होते हैं। मैंने यहाँ गलती से 5 लिख दिया है, वैसे 4 वेज़ हैं। तो एक बार देखिए कि प्रोडक्टिव वर्कर्स क्या होते हैं। देखिए, प्रोडक्टिव वर्कर्स हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक यूज़फुल असेट होते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में जो लाइफ ब्लड का जो काम करते हैं ना, वो ये परफॉर्मर होते हैं। ये वो परफॉर्मर हैं जो अदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और एनकरेज करते हैं। यदि इनकी परफॉर्मेंस को ढंग से इवेल्युएट और मॉनिटरिंग की जाए ना, ये बेस्ट से बेस्ट आउटकम या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। यदि इनको इनके अकॉर्डिंग और इनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से यदि इनको टास्क असाइन किया जाए, इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो ये हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो जब हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैसे आइडेंटिफाई की जाए, कैसे उसको मेज़र किया जाए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट एम्प्लॉय इवैल्यूएशन का एक कंसेप्ट होता है, और इसके थ्रू वो क्या करते हैं, इसमें कुछ लोग तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्वे करते हैं, एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, कुछ कंपनीज अपने सुपरवाइजर्स के थ्रू इस सेशंस को कंप्लीट करती हैं। तो ओवरऑल तीनों केसेस में आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की एक प्लानिंग है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितना जानते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, उसको दिए हुए वर्क को आप कितना निगरानी रखते हैं, कितना आप वॉच करते हैं। तो ये आपकी, यदि आपका मॉनिटरिंग अच्छा है और आप उस चीज़ को अच्छी तरह से रिव्यू कर पा रहे हो, तो आप अपने उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हो, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं हेल्प होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे 4 तरीके जिनसे आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पंक्चुअलिटी। यदि आपको लगा आता है कि आपका जो एम्प्लॉई, आपका जो सबऑर्डिनेट है, आपका जो वर्कर है, यदि वो पंक्चुअल है, तो पंक्चुअल का मतलब ये नहीं है कि काम को वो बीइंग ऑन टाइम टू वर्क, कि काम को समय पे कर रहा है, नहीं। एम्प्लॉयज़ यदि फुल डेडिकेशन के साथ उस काम को कंप्लीट करता है, वो भी ऑन टाइम, तो वो एक परफॉर्मर माना जा रहा है। यदि वो डेडिकेशन नहीं कर रहा, सिर्फ काम को समय पे ख़त्म कर रहा है, तो हम उसको परफॉर्मर नहीं मान सकते। परफॉर्मर के लिए ज़रूरी ये है कि वो डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, क्योंकि उसी डेडिकेशन लेवल से तो और लोग सीखेंगे। तो एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि वर्क को लेट डिलीवर करते हैं, या आप ये देखिए जो ऐसे लोग जो कि हमेशा काम से एब्सेंट रहते हैं या काम से भागने की कोशिश करते हैं, तो उनको हमें सीधे सीधे सिखाना इस बात का है कि आप यदि पंक्चुअल होते हो, यदि आप काम को टाइमली कंप्लीट कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, तो आप भी एक परफॉर्मर एम्प्लॉय बन सकते हो। तो यहाँ हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, इसलिए आप उसको इस चीज़ के लिए सिखाइए, नहीं। यदि वो इन सब चीज़ों को सीख जाता है, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर रिव्यू करते हुए बाकी लोगों के अंदर भी ये चीज़ इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। दूसरा आता है आपका क्या, वर्क क्वालिटी। देखिए, मान लीजिए आपका एम्प्लॉय जो है टास्क को कंप्लीट कर रहा है, प्रोजेक्ट्स को टाइमली सबमिट कर रहा है, और जो भी आपके डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उस प्रोजेक्ट में या उस टास्क में, वो उन सबको फुलफ़िल कर रहा है, तो यहाँ हमें नज़र आती है हमारे एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी, कि वर्क सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं रखता, हमें यहाँ पे वर्क नज़र आता है कि मुझे एज़ पर द स्टैंडर्ड्स जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं,
जो अदर लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो अदर लोगों का परसेप्शन है कि इस काम को इस लेवल तक किया जाना चाहिए, ये उन सब चीज़ों को यानी कि आपके काम की क्वालिटी को शो करता है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं वर्क क्वालिटी। अब आपने टारगेट भी अचीव कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपकी वर्क में क्वालिटी में इंक्रीज हुआ है। देन फिर आता है आपका बिहेवियरल ट्रेड्स। अब जब आपको टास्क दिया जा रहा है, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर कर रहे हैं बीइंग एज सुपरवाइज़र, तो आपको अपनी ये हैबिट बनानी चाहिए कि आप जब उसकी परफॉर्मेंस को मीज़र कर रहे हों तो आप उसके बिहेवियर को भी समझिए। देखिए, अगर किसी एम्प्लॉय में कोई बैड हैबिट्स है, यदि उसका नेचर ऐसा है कि वो और लोगों को बार बार डिस्टर्ब करता है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ साथ अदर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट डालेगा। तो यहाँ हमें उसको स्टडी करना है और उनको इन चीज़ों को करने से रोकना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या पता करना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ की बैड हैबिट्स कौन कौन सी हैं, कब कब इसका बिहेवियर स्विंग होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव। देन क्लाइंट फीडबैक। देखिए, क्लाइंट फीडबैक क्या कहता है कि अगर आपका एम्प्लॉय क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, यदि उसका ऐसा जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे उसको कस्टमर से इंटरेक्शन करना पड़ता है और जब आप उस कस्टमर से बात कर रहे हैं और आपको मालूम चलता है कि आपका जो कस्टमर है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है आपकी सर्विसेज से, आपके एम्प्लॉय के बिहेवियर से, तो वो आपके को अदर चीज़ों में भी और ज़्यादा अच्छा होना आपको इसके अंदर आइडिया वो हिंट दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें देखना है कि आपका जो एम्प्लॉई है उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका वर्किंग कल्चर विद विद कस्टमर कैसा है। ये हम सब 4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनके बेसिस पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये देख पा रहे हैं कि वो कितना बेटर काम कर रहा है। अब देखिए, यदि हम एक आइडियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो क्या की फीचर्स नज़र आते हैं। देखिए, तो किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र करना या देखना एक इम्पॉर्टेंट टूल माना गया है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक अच्छे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो HR होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, गोल्स को सेट करना, फीडबैक लेना, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। तो आपका एक इफ़ेक्टिव HR का जो प्रोसेस है ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं। तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना वो यूज़ करती हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि वो अपनी एम्प्लॉयज़, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी कंपनी और ऐसे कई सारे फैक्टर्स को वो देख के इस बारे में डिसाइड करती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में कैसे बताया जाए। तो अगर कोई आपका एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है जिसको आप आइडियल परफॉर्मेंस कह रहे हो, तो आपको पहले उसको क्लियरली बताना पड़ेगा कि हमारे लिए आइडियली परफॉर्मेंस होती क्या है। अब यदि कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आपकी कंपनी के लिए अच्छी है तो दैट मीन्स क्या है, आप ये देखिए क्या ये परफॉर्मेंस हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बेटर है या इसको और इम्प्रूव की ज़रूरत है। तो कई सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं या उसके सूटेबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, आप जो भी गोल्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर रहे हैं ना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको आपको क्लियर तरीके से बताना पड़ेगा। आपको उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो आपको ये समझ में आएगा कि यदि आपके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो ये ज़रूरी क्यों हो गया? अब देखिए, ज़रूरी वाली बात की हम डिस्कशन करते हैं। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें उसको बताना पड़ेगा ना कि हमारी परफॉर्मेंस का प्लान क्या है। हमें इसको ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली बताने पड़ेंगे। यदि उसको कहीं भी कोई ऑब्जेक्टिव अनक्लियर रह गया तो वहाँ से उसका जो प्रोसेस होगा ना, वो स्टार्टिंग से ही गलत बनता चला जाएगा। इसलिए क्या होता है, कई कंपनीज तो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर यानी क्वार्टर फर्स्ट स्टार्टिंग 3 मंथ्स में ही अपने एम्प्लॉयज़ का फीडबैक ले लेते हैं, और मैनेजर जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे अपने इन वर्कर्स से मिलते रहते हैं। दूसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन। इस फेस में क्या हो रहा है, जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जब भी टास्क या गोल्स दे रहे हैं ना, तो इस तरीके से दे रहे हैं ताकि वो उन गोल्स को अचीव कर सकें। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये कई सालों से भी चल रही है। तो यहाँ पे जो किया जा रहा है वो ये कि एम्प्लॉय की को फोकस किया जा रहा है कि वो कैसे इन गोल्स को अचीव करे, और ये गोल्स किसने डिसाइड किए? आपने एज ए मैनेजर। तो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों हर एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तीसरा आता है असेसमेंट। देखिए, यदि आपके यहाँ एक अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो आप एक ऐसे वर्किंग कल्चर को डेवलप करेंगे जहाँ पर हर पर्सन अपनी खुद की बनाई पॉलिसी स्ट्रेटजीज़ को कम्युनिकेट करेगा, अपने टारगेट के बारे में बताएगा, अपने गोल्स के बारे में बताएगा, उसको कब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो आपको ये भी बता देगा। तो यदि आप कई लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट करें तो आपको क्या होगा, रियल टाइम फीडबैक मिलेगा, और ये फीडबैक आपको कब लेना है? जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोई ट्रेनिंग सेशन करा रहे हों, कोई उसका डेवलपमेंट की आप फंक्शन करा रहे हो, कोई एक्टिविटी करा रहे हो, तब आपको ये चीज़ एनालाइज करनी है। देन आता है आपका फोर्थ पॉइंट, रिव्यू। रिव्यू क्या कहता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विज़न के हिसाब से चलता है। जो मैनेजर है ना, उनको क्या है, कई बार परफॉर्मेंस को लेके डायरेक्ट मैनेजमेंट से मिलना होता है, और हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को उनको क्या करना पड़ता है, उनके सामने रखना पड़ता है। तो मैनेजर क्या ज़रूरी है? मैनेजर को ज़रूरी है कि वो अपने साथ मिले हुए हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे, मेज़र करे, ताकि अगर मैनेजमेंट उनसे वो फाइल मंगाता है कि आप हमें अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बताइए, तो आपके पास डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट रहनी चाहिए। तो यही है बच्चों आज का 26 नंबर का लेक्चर। आई होप कि आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।